हेलो बच्चा पार्टी। चलिए लेट्स कंटिन्यू द टॉपिक। हम पढ़ रहे थे वाटर रिसोर्सेज वाला टॉपिक, क्लास 10th की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 था ये। और उसमें हमने अभी तक पार्ट 1 में लगभग अधिकतर चीज़ें देख ली है। एक छोटा सा टॉपिक बचा है जिसको आज के इस पार्ट में डिस्कस करेंगे, बट उसके पहले ज़रूरी है एक बार रिवीजन। हमने क्या पढ़ा था पिछले वाले लेक्चर में, डिटेल में पढ़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए पार्ट 1 के लिंक को क्लिक करो और पार्ट 1 पहले देखो, ठीक है। सो रिवीजन करते हैं, एक बार रिकॉल करने की कोशिश करते हैं क्या क्या पढ़ा। इंट्रोडक्शन से शुरुआत की और इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा कि वाटर जो आपके पास में अभी हम यूज करते हैं वो किस तरह से आता है, कितना वाटर अवेलेबल है और किन किन कामों में पानी आता है। बहुत ही सिंपल सी चीज थी। कुछ फैक्ट एंड फिगर्स थे जो कि हमने पढ़े थे, कुछ डेटास थे भारत और पानी से रिलेटेड, उन सभी को हमने देखा। वाटर की कमी क्यों हो रही है इंडिया में, उसके कुछ कॉजेज थे। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज इससे आप पता लगा सकते हो अगर लॉन्ग कोई लेंथी क्वेश्चन आ जाता है और आपको डिटेल में लिखना है तो ज़रूरी है। एनटीएससी एग्जाम जैसे या दूसरे कोई एग्जाम है, एसटीएससी एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो इनमें से कुछ पॉइंट्स, कुछ डेफिनेशन, कुछ डेटास आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर हमने ये पढ़ा था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत आवश्यक था, महत्वपूर्ण था, इंपॉर्टेंट था। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि दामोदर वैली, दामोदर रिवर से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन बताया था, कोसी रिवर से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन बताया था। वैसे तो इस पूरे टेबल को याद करोगे तो मैक्सिमम 1 मार्क क्वेश्चन आपकी क्लियर हो जाएंगे इस चैप्टर से। जैसे कौन सा प्रोजेक्ट कौन से रिवर पर है, कौन कौन से स्टेट बेनिफिट गेन कर रहे हैं, मैंने इसके बारे में आपको एक क्वेश्चन बताया था, याद है कि ये सौरो ऑफ बंगाल है और कोसी सौरो ऑफ बिहार है। इस तरह से और भी बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस की थी पार्ट 1 में। और क्या डिस्कस किया था हमने, डिस्कस किया मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का मैनेजमेंट कैसे होता है, कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, डैम्स क्या होते हैं, वो सारे हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा मैप के बारे में। हमने मैप देखा इंडिया का, इंडियन मैप विथ मेजर रिवर्स एंड मेजर डैम्स। कौन सा डैम कौन सी रिवर पे बना हुआ है ये भी 1 मार्क क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। पिछली बार ये मैप ही दिया था, मैं फिर कह रहा हूं पिछली बार 10th बोर्ड के अंदर, अगर आप सीबीएसई की बात करते हैं तो सीबीएसई 10th बोर्ड में याद रखना केवल मैप आया था और मैप में केवल डैम्स पूछे गए थे, तो इस बारी भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट फिर हमने पढ़ा था कि किस तरह से कुछ नेगेटिव इंपैक्ट्स भी पड़ते हैं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स के, वो देखे थे हमने। और आज का जो टॉपिक है नया हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। वैसे अगर तुम वर्ड देखते हो, वर्ड पे थोड़ा सा गौर करते हो तो तुम्हें बहुत यूनिक चीजें समझ में आएगी। रेन वाटर हार्वेस्ट क्या होता है, खेती बाड़ी करना है ना, ग्रो करना। तो रेन वाटर क्या है, बरसाती पानी को ग्रो करना, तो बरसाती पानी को यूटिलाइज करना, बेसिक इसका सेंस निकल सकता है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन सभी जगहों के लिए जहां पर पानी की काफी कमी होती है। हमारे भारत के अंदर भी ऐसे बहुत सारी जगह है जहां पे पानी की बहुत कमी है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग वहां पे काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी को आज पढ़ेंगे, इसी को समझने की आज कोशिश करते हैं। जस्ट देखिए यहां पे लिखा हुआ है कि टेक्निक्स इंक्रीज करती है, द टेक्निक्स ऑफ इंक्रीजिंग द रिचार्ज ऑफ द ग्राउंड वाटर बाय द कैप्चरिंग एंड स्टोरिंग द रेन वाटर। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का। यहां पे अगर आप इसके बारे में जानना चाहो तो क्या है, ये एक तरीके का टेक्निक है जिसमें आप इंक्रीज कर देते हो। क्या इंक्रीज करते हो, आप इंक्रीज करते हो ग्राउंड वाटर को। कैसे करते हो, कैप्चर करके, किसको, रेन वाटर को, और फिर क्या कर लेते हो, स्टोर कर लेते हो। इससे क्या होता है, इससे जो अंडरग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज हो जाता है, दैट्स इट। और क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। सो ये क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का एक पार्ट है। इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इट, क्यों ऐसा करते हैं। ऑब्वियसली पानी हम यूज कर पाए आगे फ्यूचर में। जैसे इसने कहा आपकी जो पानी की लगातार डिमांड बढ़ रही है उसको आप कंपीट कर पाओ, इंक्रीज डिमांड को आप क्या कर पाओ, कंपीट कर पाओ, मीट कर पाओ। ओके, नेक्स्ट आप रिड्यूस रन ऑफ, जो पानी बह जाता है, पानी रन ऑफ का मतलब क्या है यहां पे समझना। वाटर रन ऑफ का मतलब होता है जैसे कोई नदी है, नदी में पानी जितना स्टोर हो सकता है उतना होगा, एक्स्ट्रा अगर ओवरफ्लो हो रहा है, कोई नाला है, नाला अगर ओवरफ्लो हो रहा है तो पानी जितना एब्जॉर्ब होना चाहिए अर्थ में उससे ज्यादा अगर वो बह जा रहा है, वेस्ट जा रहा है, तो उसको रन ऑफ कहेंगे।
फ्लड लाइक कंडीशंस रोड्स पर, इसको भी कैप्चर करने के लिए हार्वेस्टिंग जरूरी है, पानी को अंडरग्राउंड कैप्चर करना जरूरी है। और साथ ही साथ क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ अंडरग्राउंड वाटर बढ़ाया जाए, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। ठीक, तो ये क्या था बेसिकली, ये आपके ऑब्जेक्टिव्स थे कि आप ऐसा क्यों करते हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को प्रमोट कर रहे हैं। बिकॉज रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कहीं ना कहीं अंडरग्राउंड वाटर का जो लेवल है उसको बढ़ाएगा, क्वालिटी एंड क्वांटिटी बढ़ेगी, आपकी रेगुलर नीड्स पूरी होगी, एंड जो पानी वेस्ट हो जाता है वो वेस्ट भी नहीं होगा। यहां पर आगे इसने कहा कि आज से ही नहीं हो रहा, एंशिएंट टाइम से अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे जिसके अंदर पानी को हार्वेस्ट करने का सिस्टम था। लाइक ट्रेडिशनल वे में भी हम पानी को स्टोर करते थे और यूटिलाइज करते थे। ठीक है, ऐसा आज नहीं है, बहुत पहले से है। इससे क्या होता था, वो हम सभी बहुत, हमारे जो एंशिएंटर्स थे, फोरफादर्स थे, एवरीबडी वॉज वेल नोन अबाउट द रेन वाटर, किस तरह से आपके लिए काम में आ सकता है। इसी कारण से उन्होंने बहुत सारे अरेंजमेंट्स किए हुए थे, उनके पास टेक्निक्स थी हार्वेस्ट करने के लिए, अंडरग्राउंड वाटर को बढ़ाने के लिए, फ्लड लाइक सिचुएशंस को डील करने के लिए। एंड आप एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो लोकल इकोलॉजिकल सिचुएशंस होती हैं उन कंडीशंस को भी कंट्रोल करने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम किया जाता था। ऐसा नहीं है अभी करते थे, पहले से ही करते थे। यहां पे कुछ टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स को देखते हैं। इन्होंने कहा कि हिल्स एंड माउंटेनियस रीजन है जो हिमालयास का, हिमाचल प्रदेश वाला जो रीजन है वहां पे, और नॉर्थ वाला जो रीजन है हमारे इंडिया का, वहां पे बहुत सारे लोगों के थ्रू बने हुए डिविजन्स हैं, डाइवर्जेंस हैं, किसके, पानी के चैनल्स बनाए हुए हैं जिनको आप गुल्स कहते हो, गुल्स और कुल्स, गुल्स एंड कुल्स कहते हो। क्या होता है ये, जैसे इसको एक बार बना के दिखा देता हूं, अच्छे से सुनना, मेरे हिसाब से समझ में तुम्हें आ जाना चाहिए। लाइक आपने पानी जो है, एक प्लेटफॉर्म है, लाइक यहां पे बहुत सारे पेड़ हैं, ठीक है, और यहां से पानी बह के आएगा। तो जो भी एक एरिया आपने ऐसा बना दिया है, ऐसे चैनल बना दी कि यहां अगर स्लोप एरिया है तो स्लोप एरिया कहीं पानी को कलेक्ट कर लेगा, तो ये गुल्स एंड कुल्स है। ठीक है, आप एक तरीके का आर्टिफिशियल लेक क्रिएट कर रहे हो, जहां पे भी स्लोपी एरिया होगा जहां से पानी बह करके आएगा, वो गुल्स एंड कुल्स थे वेस्टर्न हिमालयन रीजन में। ठीक, ये चीज इन्होंने बताई है यहां पे। आगे देखिए नेक्स्ट, तो गुल्स एंड कुल्स आपको कहां देखने को मिलते हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है माउंटेनियस रीजन्स में। रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग अब कॉमनली प्रैक्टिस किया जाता है ड्रिंकेबल वाटर को पर्टिकुलरली यूज करने, ड्रिंकेबल वाटर को गेन करने के लिए रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया जाता है। जहां पर भी पानी की कमी है वहां पर इस तरह के सिस्टम अब तो गवर्नमेंट भी स्पॉन्सर्ड कर रही है, गवर्नमेंट भी सब्सिडी देती है, और गवर्नमेंट इस बात को कंफर्म करती है कि आपके पास इस तरह का सिस्टम होना जरूरी है। इतना पानी बहता है ना, अपना वेस्ट होता है। जब मानसून सीजन आता है तो जितनी अच्छी बरसात हमारे यहाँ होती है ना, अगर उस पानी को हम स्टोर कर लें तो कहीं प्रॉब्लम ना आए। अभी भी हम पानी जो पीते हैं, जैसे हम राजस्थान के अंदर अभी हैं और जयपुर में हैं, तो यहाँ की कंडीशन बताता हूँ आप लोगों को। बहुत अच्छा मानसून होता है, वेदर बहुत प्लीजेंट होता है मानसून वाले टाइम पर। तो ऐसे में यहाँ पे अच्छी बरसात होने के बावजूद भी प्रॉब्लम ये आती है कि पानी स्टोर करना कॉमन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो हमें यहाँ से पानी मिलता है, एक बिसलपुर डैम है, अभी हमने पढ़ा भी था पिछले वाले स्लाइड में, अगर आप देखेंगे तो बिसलपुर डैम है। तो टोंक के अंदर वो डैम बना रखा है और वहां से पानी सप्लाई होता है टोंक को, अजमेर को और जयपुर को। अब वो डैम कैसा है, वो कुछ इसी तरीके का है जैसे गुल्स हैं। तो ये गुल्स एंड कुल्स जैसा ही कंडीशन हमारे यहाँ है, वो पूरे साल हमारी जो नीड है ड्रिंकेबल वाटर है उसको फुलफिल करता है। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप उन प्लेसेस पे जहां पानी की स्कैरेसिटी है वहां पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाएं, चाहे वो रूफ टॉप ही क्यों ना हो। फ्लड प्लेन्स में बंगाल के जहां पे लोगों ने कई सारे ऐसे चैनल्स डेवलप कर लिए हैं जिससे कि जो पानी है उसको डिवाइड करके अपने जो फील्ड्स हैं उन फील्ड्स तक पहुंचा देते हैं फॉर इरिगेशन। ठीक है, ये पॉइंट भी है। कई ऐसे राजस्थान के रीजन है जो कि एरिड है या सेमी एरिड एरियाज हैं, वहां पे एग्रीकल्चर फील्ड्स में जो बरसात का पानी है कुछ ऐसे स्टोरेज बना दिए जाते हैं, स्टोर कर दिया जाता है उन एरियाज में। पानी को स्टोर करने के लिए स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, और ये जो स्ट्रक्चर है ये एक तरीके से पानी को अलाउ करते हैं जमा होने के लिए,
और फिर वहां पे जो सॉइल होती है वो हमेशा मॉइस्ट रहती है ड्यू टू दिस। और इस तरह से खादिन्स, यहां पर एक वर्ड आया है खादिन्स, इसको भी बताता हूं। जैसलमेर में खादिन्स एंड जोहर्ड्स, जोहर्ड्स दूसरे पार्ट में राजस्थान के, उनको कहा जाता है। अभी क्या है पहले तो इसको बताता हूं, खादिन्स क्या है। देखो एक बार क्या है, एरिड एरियाज, सेमी एरिड एरियाज के अंदर एग्रीकल्चर फील्ड्स में उन्हें वापस से पानी वहां पे स्टोर हो सके, तो इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं जिससे कि वहां के अंदर पानी अवेलेबल हो जाए और सॉइल के अंदर मॉइस्चर बना रहे। तो यहां पे खादिन्स और जोहर्ड्स बनाए जाते हैं। क्या है इसको समझ लो। इमेजिन कीजिए यहां पे पेड़ है, ठीक, बहुत अच्छी बरसात हो रही है, पानी बह रहा है, ये पानी ये बहा, ठीक है। अब ऐसे में क्या किया जाएगा, ये जो स्लोपी एरिया है, ये जो पानी बहकर के आ रहा है, ये जो स्लोपी एरिया है, ये जो पानी यहां कलेक्ट हो रहा है, मान लेते हैं ये पानी यहां कलेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब ऐसे एरिया में यहां पर, इसको थोड़ा सा गौर करना प्लीज, यहां पर ये एक प्लेटफॉर्म बना दिया जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, ये प्लेटफॉर्म से पानी, ये जैसे ग्रीन एरियाज है, ये मान लो ये ग्रीन एरियाज है, ठीक है, ये ग्रीन एरिया है आपका। अब जो ये पानी बह करके आ रहा है वो यहां कलेक्ट होता जाएगा, ठीक है। ये पानी जो बह करके आ रहा है ये यहां कलेक्ट होता जाएगा। तो जो मिट्टी विट्टी होगी वो तो सारी यहां कलेक्ट हो जाएगी, और जो पानी होगा वो इस तरह से प्योर हो जाएगा। ढलान के अंदर आगे केवल एक बैरियर आपने बना दिया। फिर समझो, ये स्लोपी एरिया था, आपने यहां पे एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, तो पानी यहां पर आके कलेक्ट होने लग गया। अब ये जो पानी यहां आके कलेक्ट हुआ है, अब ये पानी क्या है, एक तरीके से जो गंदगी है, कचरा है, वो यहां जमा हो गया, और इसको आप यूज कर सकते हो चाहे पानी पीने के लिए, या फिर आप उसको अपने हार्वेस्ट के लिए, इरिगेशन के लिए आप उसको यूज कर सकते हो। ये इस तरह का टेक्निक होता है जिसको जैसलमेर एरियाज में तो खादिन्स कहते हैं, और जोहड़ भी कहा जाता है राजस्थान के दूसरे पार्ट्स में। वो भी ऐसा ही होता है, जोहड़ में भी क्या होता है, एक तालाब बना दिया जाता है और वहां पे पानी जाके कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह की टेक्निक्स भी फॉलो की जाती है। ये ओवर द ग्राउंड है, ठीक है, अंडरग्राउंड नहीं है, ये ओवर ग्राउंड है। होपफुली चीज समझ में आई होगी। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, थोड़ा सा स्लो पढ़ेंगे आज, ज्यादा कोई बड़ा टॉपिक है नहीं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम सेमी एरिड रीजन्स में राजस्थान के किस तरह से काम करता है, तो इसको अगर थोड़ा सा समझते हैं तो डायरेक्टली देखो, यहाँ पे कुछ जो सेमी एरिड एरियाज हैं जहाँ पे बरसात बहुत कम होती है, जो सूखा एरिया जो कहते हैं राजस्थान का, पूरे भारत में सबसे सूखा एरिया जो है वो राजस्थान ही है। तो ऐसे में बीकानेर, फालोदी और बाड़मेर वाला जो रीजन है, वहाँ पे जो हाउसेज हैं, ये सारे क्या हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो ये जो एरियाज हैं, इन एरियाज में बेसिकली बहुत प्रॉब्लम देखने को मिलती है पानी की, और इस पानी की समस्या से दूर होने के लिए लोग ट्रेडिशनली अंडरग्राउंड टैंक्स या टंकाज बना लेते हैं। टैंक्स या फिर टंकाज राजस्थान के अंदर और अधिकतर जगहों पर, अगर कोई घर वगैरह है या आपके पास बड़ा प्लेटफॉर्म है, गांव वगैरह में लोग क्या करते हैं, अपने घरों के अंदर अंडरग्राउंड एक या तो टैंक बना लेते हैं या फिर टंकाज बना लेते हैं, ठीक है। दोनों बहुत सिमिलर से होते हैं। आगे ये क्यों बनाए जाते हैं, जस्ट टू स्टोर द ड्रिंकेबल वाटर। जब भी बरसात होगी तो इसमें पानी आकर के स्टोर हो जाए, और साफ सफाई, जैसे आपको नीचे एक फोटोग्राफ दिख रही होगी उस हिसाब से। जो टंकाज होते हैं ये इनसाइड द मेन हाउस बनाया जाता है या फिर कॉर्टयार्ड में, आंगन में बनाया जाता है। इसको कनेक्ट किया जाता है स्लोप रूफ से। रूफ के अंदर जो स्लोपी एरिया है वहां पे पाइप लगा करके घर के आंगन में एक आपका ऐसा प्लेटफॉर्म, अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म बना देते हैं जहां पे पानी आप स्टोर कर सको। जब बरसात होती है तो रूफ टॉप से पानी ट्रैवल करता हुआ पाइप्स के थ्रू स्टोर हो जाता है अंडरग्राउंड टैंक्स में। और ऐसे में जो पहली बरसात का पानी होता है उसको स्टोर नहीं किया जाता, क्योंकि उस बरसात के पानी को छोड़ दिया जाता है, जिससे कि एक बार जितने भी पाइप में फंसी गंदगी वगैरह है वो साफ हो जाए। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहली बार जो बरसात होती है उसका पानी क्यों स्टोर नहीं किया जाता टैंक्स या टंकाज में, जस्ट बिकॉज वो केवल पाइपों को साफ करने के काम में लिया जाता है। कलेक्टिवली इसको नहीं, मतलब यूजुअली इसको कलेक्ट नहीं किया जाता, क्योंकि ऐसा जरूर, मतलब ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है कि इससे रूफ मान लेते हैं कि बरसात के पानी से पहली बार छत की सफाई होगी, पाइप्स की सफाई होगी, इसके बाद लगातार होने वाली बरसात को कलेक्ट किया जाता है, उस पानी को कलेक्ट किया जाता है।
ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है कि जो पानी इसमें स्टोर होता है टंकाज में, टैंक्स के अंदर, वो एक्सट्रीमली रिलायबल होता है कि आप इसको पी सकते हो, सारे दूसरे जो भी आपकी नीड्स हैं उन सबको पूरा कर सकते हो, जब आपके पास जितने भी अवेलेबल सोर्सेज हैं अगर वो सूख जाए तो, जो भी दूसरे सोर्सेज हैं अगर वो सूख जाते हैं तो आपके पास मौजूद इस पानी को आप यूज कर सकते हो। ये सबसे प्योरेस्ट फॉर्म मानी जाती है नेचुरल वाटर की। बहुत सारे हाउसेज में अंडरग्राउंड ये जो टंकाज हैं वो रूम्स के साथ एडजॉइनिंग भी होते हैं, क्योंकि जब इसमें पानी स्टोर होता है तो अपने पास वाला जो रूम है, जैसे इस रूम के पास में अगर ये अंडरग्राउंड हमारे घर के अंदर जैसे रूम बना और उसके पास में अंडरग्राउंड हमने कुछ बनाया, तो रूम नीचे से क्योंकि जो मिट्टी होगी, सॉइल होगी, वो ठंडी होगी कंपेरेट ड्यू टू दैट, तो ऐसे में रूम्स भी काफी क्या हो जाते हैं, ठंडे होते हैं। रूम्स भी आप मतलब नेचुरली कूल रहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि घरों के अंदर हो रहा है ऐसा काम। ठीक है, ये बात समझ में आई। ये भी एक तरीके का देखो टंका है। ये क्या है, एक तरीके का टैंक है, टंका है। ठीक है, तो इसको टैंक्स बोल सकते हैं पर टंकाज कह सकते हैं, कोई ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है। ये देखो नाली का एक शेप दे रहा हुआ, देखो यहाँ पे ऐसे साफ सुथरे तरीके से पानी इसके अंदर जाके स्टोर हो जाता है। अगर करना चाहें तो यहां से आप डायरेक्टली नाली से जोड़ सकते हो इसको दूसरे, और फिर जब जरूरत पड़े तो यहां से निकाल सकते हो। लेकिन ये क्योंकि आउटसाइड में बना हुआ है तो इसको आप ड्रिंक के लिए यूज नहीं करेंगे। आप इसको क्यों करेंगे, क्या यूज कर सकते हो, जो भी आपकी दूसरी बेसिक नीड है पानी से रिलेटेड वो आप इससे पूरी कर सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है इन रेन वाटर हार्वेस्टिंग की, तो हर कोई जानता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग काफी इंपॉर्टेंट होगा उन एरियाज में, स्पेशली जहां पे पानी की कमी है। तो वही पॉइंट यहां पर इसने डिस्कस किया है, वही पॉइंट यहां पे बताने की कोशिश की है कि ये काफी रिलायबल सोर्स होता है। इट्स क्वाइट रिलायबल सोर्स ड्रिंकेबल वाटर के लिए। जब सारे दूसरे रिसोर्सेज सूख जाएं तो इस पे आप विश्वास कर सकते हो। नेचुरल वाटर का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है ये। आप सिक पीपल को भी दिया जाता है, जो एक्चुअली क्या होता है इसमें मिनरल्स काफी मिलते हैं, तो ऐसे में अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उस व्यक्ति को भी इस तरह का पानी या ये पानी पिलाया जाता है। ऐसा माना भी जाता है कि ये जो नेचुरल वाटर है, और नेचुरल वाटर अगर आप यूज करते हो तो आप बहुत जल्दी हील कर पाते हो। तो यही रीजन है कि सिख कम्युनिटी या जो सिख पीपल हैं जो बीमार हो जाते हैं उनको इस तरह का पानी नेचुरल वाटर पिलाया जाता है। ये माना जाता है कि जल्दी रिकवर कर लेंगे। ऐसे में यूज किया जाता है समर हीट को भी बीट करने के लिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया। इनको जब अंडरग्राउंड आप बनाते हो तो ये टैंक्स वगैरह अगर रूम्स के साथ एडजॉइन है तो कहीं ना कहीं आपको ये ठंडक भी देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, और बहुत ही छोटे छोटे 3 पॉइंट और हैं। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अगर अब राजस्थान की तो बात कर ली अपन ने, बाकी इंडिया में कहां कहां कैसे कैसे, तो देखो यहां पर कुछ पॉइंट्स हैं, इसको आप थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करना। ये रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो होती है ये अब बहुत कॉमन प्रैक्टिस हो चुकी है पूरे भारत में। यहां पर जो हम केस स्टडी कर रहे हैं वो शिलोंग की कर रहे हैं। उन एरियाज में क्या है, बरसात तो बहुत अच्छी होती है लेकिन पानी ड्रिंकेबल नहीं है क्योंकि बह जाता है सारा पानी। तो ऐसे में बहुत कॉमन है वहां पे। मेघालय जैसी जगह पर भी, मेघालय इट इज इंटरेस्टिंग बिकॉज चिरापुंजी और मेवासरम जो कि काफी डिस्टेंस, मतलब ज्यादा दूर डिस्टेंस पर नहीं है, सिचुएटेड एट डिस्टेंस ऑफ 55 किलोमीटर फ्रॉम शिलोंग, यहां पे सबसे अच्छी बरसात होती है। यहां पे देखो चेरापुंजी वाला रीजन हो गया, और मेवासरम और चिरापुंजी वाला रीजन में सबसे अच्छी बरसात होगी। वर्ल्ड में सबसे अच्छी बरसात इन जगहों पर ही होती है। तो ऐसे में शिलोंग के ज्यादा दूर नहीं है शिलोंग से, उसके बावजूद भी क्या है, यहां पर ड्रिंकेबल वाटर नहीं है। स्टेट कैपेसिटी शिलोंग फेसेस शॉर्टेज ऑफ वाटर, ड्रिंकेबल वाटर की दिक्कत होती ही होती है इनको। एंड प्रॉब्लमैटिक सबसे ज्यादा तब हो जाता है ये, इसको समझो, शिलोंग के अंदर क्या है, शिलोंग के अंदर पानी की शॉर्टेज है, जबकि दुनिया में सबसे अच्छी बरसात जिन जगहों पर होती है वो इससे केवल 55 किलोमीटर दूर है। ठीक है, बात समझना। अच्छा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है सबसे अच्छी बरसात कहां होती है, तो मेवासरम एंड चिरापुंजी रीजन में, कहां है, मेघालय की। उसके बावजूद भी ये प्रॉब्लम इनको फेस करनी पड़ती है। नियरली एवरी हाउस होल्ड इन द सिटी हैज अ rooftop rainwater harvesting structure. Nearly 15 to 25% of the total water requirement of the common household come from the rooftop water harvesting system. These are the facts जो कि आपको देखने को मिल रहे हैं कि शिलोंग जैसी जगहों पर लगभग 15 से 25% तक की जो रिक्वायरमेंट है पानी की वो पूरी की जा रही है रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से। ओके, दूसरा फैक्ट है यहां पे
गैंटौर या गैंतूर एक रिमोट बैकवर्ड विलेज है मैसूर की, कर्नाटका विलेजर्स हैव installed in their household rooftop rainwater harvesting system to meet their growing water need. Nearly 200 households have installed this system in that village, and village has earned a with the rare distinctions of being rich in the water, rainwater. ठीक है, हर यहां पे फुल स्टॉप नहीं लगा, एक बार इसको फुल स्टॉप भी लगा देते हैं. तो फिर जो गैंतूर रिसीव करता है एनुअल प्रेसिपिटेशन 1000 mm एंड विद 80% ऑफ द कलेक्शन एफिशिएंटली अबाउट 10 फिलिंग्स. एवरी हाउस कैन कलेक्ट द यूज अबाउट 50,000 लीटर्स ऑफ द वाटर एनुअली. ठीक है, दोबारा सुनो. ये गैंतूर एक जगह है, रिमोट एरियाज है, बहुत ही बैकवर्ड है मैसूर के अंदर, कर्नाटका में. और यहां पर लगभग हर हाउस होल्ड के अंदर लगभग 200 लोगों ने अपने घरों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया हुआ है. ऐसे में विलेजेस हैज अर्न्ड द रेयर डिस्टिंक्शंस ऑफ बीइंग रिच इन रेन वाटर. ठीक है, तो ऐसे में 200 हाउस होल्ड्स ने क्या किया है, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लिया. अब यहां पे गैंतूर को कितना मिलता है, 1000 mm मिलता है, जो कि 80% ऑफ द कलेक्शन एफिशिएंट है. मतलब 1000 mm ये एनुअली वहां पर बरसात होती है, और विथ 80% ऑफ कलेक्टिंग एफिशिएंसी, और जितनी होती है उसका 80% ही कलेक्ट कर लेते हैं, ऑफ अबाउट 10 फिलिंग्स. एवरी हाउस होल्ड कैन कलेक्ट द यूज अबाउट 50,000 लीटर ऑफ द वाटर एनुअली. हर एक फैमिली लगभग 50,000 लीटर पानी कलेक्ट कर लेती है. इन शॉर्ट, ये जो गैंतूर जगह है, यहाँ के जो लोग हैं, दे आर सेंसिबल कि वो किस तरह से कमी अपनी बरसात की किस तरह से पूरी कर सकते हैं, और वो लगभग 50,000 लीटर पानी कलेक्ट करते हैं और उसको यूज कर रहे होते हैं. तो ये भी एक अच्छा फैक्ट था. थर्ड, तमिलनाडु, वो पहला, इसको अंडरलाइन कर लेना अच्छे से, इसको थोड़ा सा अच्छे से अंडरलाइन कर लेना कि तमिलनाडु भारत का पहला वो स्टेट है जहां पे ये लॉ बना दिया गया है कि हर एक व्यक्ति को रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ेगा, और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी, डिफॉल्टर साबित उसको कर दिया जाएगा, और ऐसे में लॉ के अकॉर्डिंग उसको जो भी सजा मुकर्रर होती है वो उसको मिलेगी. ठीक है, सो दीज वर द फैक्ट्स रिगार्डिंग द रेन वाटर हार्वेस्टिंग. और इस तरह से हमने हमारा चैप्टर को कंप्लीट करा, और बहुत ही छोटा सा टॉपिक था आज का. होपफुली आप सबको समझ में आया होगा. इसमें कहीं भी दिक्कत अगर आपको होती है तो मुझे बताइएगा, और आप कॉन्टिन्यूसली इन सभी क्वेश्चंस को जो भी इससे रिलेटेड है, या जो भी आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं, जो भी टॉपिक्स आपको नहीं पता चल रहे हैं, या फिर जो भी नहीं आते हैं, कहीं कन्फ्यूजन है, तो ज़रूर हमसे पूछिएगा. वैसे तो सारे टॉपिक्स ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे चैनल पर, बट फिर भी ज़रूरी है कि आप उसको डिस्कस करें. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ अनदर टॉपिक. जो भी आपको पढ़ना हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा. थैंक यू सो मच.